हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं शुभ पांडे आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं आपके इस जीके के क्लास में। जैसा कि ये जीके का 5th क्लास है और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक है जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन क्विज के रूप में आपको प्राप्त होते जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बनी रहेगी। जिस दिन क्लास ये आएगा उसी दिन शाम को आपको क्विज दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और मुझसे जुड़ने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के भी लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस? फ्रांस की कैपिटल क्या है? आपके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काठमांडू, थिम्पू, पेरिस और बोगोटा। जैसा कि आपके सामने मैंने आपके काम को आसान कर दिया है, तो मैं टेबल फॉर्म में आपके लिए चीज़ें लेके आया हूँ। चलिए देख लेते हैं। देखिए साहब, नेपाल जो देश है उसकी राजधानी काठमांडू है। यहाँ पे करेंसी जो चलता है रुपी चलता है, जो कि नेपाली रुपी होती है उस देश में। ठीक। अगला देश है आपका भूटान, जो कि थिम्पू है और वहाँ पे करेंसी जो है वो निगलट्रम करके चलती है। ठीक। आपको लर्न करने का तरीका मैं सिखा दिया हूँ पहले से ही, किस तरीके से आपको लर्न करना है। कंट्री का नाम, कैपिटल, करेंसी, तीनों को एक साथ बोलना है और कम से कम इसे 10 से 20 बार आप करेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला है आपका फ्रांस, पेरिस, यूरो, जो कि आपका क्वेश्चन बना था। फ्रांस का कैपिटल जो है पेरिस है और यहाँ पे करेंसी यूरो चलती है। कोलंबिया जो देश है वहाँ की राजधानी बोगोटा है और वहाँ पे पेसो चलती है। चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है और यहाँ पे युआन और रिम्बिम्बी करके करेंसी यहाँ पे चलती है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको। नेपाल काठमांडू रुपी, भूटान थिम्पू निगल्ट्रम, फ्रांस पेरिस यूरो, कोलंबिया बोगोटा पेसो। ठीक है, और चीन बीजिंग युआन, ये 5 देश हैं। इसके पहले वाली क्लास में भी आपको 5 दिए गए हैं। आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि एक पेज अब बना लीजिए, 2-3 पेज, जिस पे आप क्या करिए कि सिर्फ कैपिटल करेंसी को लिखते चलिए। तो अगले दिन जब आप 5 इनको लिखेंगे तो वो पहले जो पहले लिखे हुए हैं उसको भी साथ में दोहरा लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू मेक यूनियन? कौन सा ऐसा आर्टिकल है संविधान का जो कहता है आप संघ को बना सकते हैं, कोई भी संघ का निर्माण कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 19A, 91B, 91C और 91D और 91E। ठीक, तो आइए देखते हैं टेबल के फॉर्म में, अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। ये जितने भी आर्टिकल हैं ये फ्रीडम को दिखाते हैं। आर्टिकल 19 से लेकर के 19, 20, 21 और 22, ये सब के सब फ्रीडम को दिखाते हैं कि आप इस चीज़ के लिए फ्रीडम है। कहाँ से लेकर के 19 से लेकर के 22 तक 4 आर्टिकल, इसके अंदर सभी फ्रीडम के बारे में बताया गया है। 19 के अंतर्गत ही कई सारी आती हैं जिसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए 91 ये क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीक, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन अक्सर बनते हैं कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू और विच आर्टिकल इज अलाउड टू फ्रीडम ऑफ स्पीक। तो ये बताता है 19(1)(a). 91(b) क्या कहता है कि आप किसी भी जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, 19(1)(c) ये कहता है कि आपको संघ बनाने का आज़ादी है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि संघ बनाने की कौन सी आज़ादी देता है भाई, स्वतंत्रता करता है, तो 91(c) आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 91(d) ये कहता है कि आप कहीं पर भी ट्रेवल करने के लिए स्वतंत्र हैं भारत में। ऐसा नहीं भारत के बाहर पाकिस्तान में घूमने चले जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। 91(d) कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। 91(e) ये कहता है कि आप कहीं पे ठहर सकते हैं और कहीं पर भी भवन निर्माण कर सकते हैं भारत के अंतर्गत। ठीक, किसी भी संविधान के अनुसार आप कहीं पर भी बाधित नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है 1G,
ये कहता है कि आप व्यापार कर सकते हैं। आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि ए बी सी डी और ई के बाद में एफ आना चाहिए, जबकि जी आ गया है, जो कि आपको बिजनेस करने का स्वतंत्रता देता है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 19F जो है ना, 19(1)F ये संपत्ति का अधिकार था, और इसको उठा करके आर्टिकल नंबर 301 300A 300A में रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि व्हेन हैड फर्स्ट एंग्लो मैसूर बैटल बीन फॉट, कब पहली बार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन अक्सर बैटल से उठाए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको रख दिया है। आंग्ल मैसूर आपके सामने 17 देख लीजिए, तीनों दिए गए हैं, 4 हैं। 1768 से लेकर के 1769 तक, 1780 से लेकर 1784 तक, 1790 से 1792 तक, या फिर 1799 से 99 तक। देखिए आपके सामने मैंने चार्ट रूप में लगा दिया ताकि आपको अच्छी तरीके से बैटल याद हो जाए। फर्स्ट देखिए, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है वो है 1768 से लेकर के 1769, 1 साल तक ये युद्ध चला। आंग्ल मैसूर मतलब अंग्रेजों के साथ में युद्ध हुआ गया है। किसके साथ में था ये आप लोग सर्च करके हमें बताएंगे कि पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो मैसूर में मराठाओं के साथ हुआ, किसके साथ हुआ ये आप बताएंगे। मैं ईयर बता दे रहा, 1768 से लेकर के 1769 तक हुआ था पहला। दूसरा 1780 से लेकर के 1784 यानी 1780 से लेकर के 1784 तक हुआ था सेकेंड आंग्ल मैसूर। थर्ड वाला 1790 से लेकर के 1792 तक हुआ था। और फोर्थ जो था ये सिर्फ मार्च 1799 से लेकर के 1799 मई तक चला हुआ था, यानी मार्च अप्रैल मई, ये सिर्फ 3 महीने चला हुआ था, जो कि फोर्थ था। ये लास्ट आंग्ल मैसूर युद्ध था। और एक युद्ध मैंने आपको और बता दिया, 1764 में युद्ध हुआ था जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बैटल और मैं आपको बता देता हूँ, 1757 में हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में अक्सर पूछता है, तो इसके लिए इसको इसी तरीके से याद करेंगे तभी याद होगा कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 69, सेकंड वाला 80 से 84 तक, थर्ड वाला 90 से 92 तक, एंड फोर्थ जो है 99 में ही चला था, मार्च से लेकर के अप्रैल तक। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु इज द राइटर ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र के लेखक कौन है। रिपब्लिक बुक को किसके द्वारा लिखा गया है। नवीन चावला, प्लेटो, ऑथर हेले, या फिर डिवाइन कॉमेडी। ये जितने भी बुक्स मैं ला रहा हूँ ये हिस्ट्री के बहुत ही फेमस बुक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाता है, तो मैंने वहाँ से आपके लिए लाया है। ये 5 लोगों के नाम दिए गए हैं आपके सामने। पहला ऑथर हेले के बारे में है। ऑथर हेले के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है एयरपोर्ट। ठीक है, ऑथर हेले के द्वारा लिखी गई है एयरपोर्ट। दांते, ठीक, इनके द्वारा बुक लिखा गया है डिवाइन कॉमेडी। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया है, तो दांते जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, अगला है प्लेटो। प्लेटो के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है रिपब्लिक, जो कि आपका क्वेश्चन बना है, तो रिपब्लिक किसने लिखा है, प्लेटो ने लिखा हुआ है। नवीन चावला, इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है वो मदर टेरेसा के बारे में लिखा गया है। मदर टेरेसा की प्रकार से जीवनी लिखी गई है, जो कि नवीन चावला के द्वारा लिखा गया है। अगला जो बुक है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है, प्लेइंग इट माई वे, ये बुक का नाम है। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्रिकेटर नाम पे ढेर सारे हैं, तो जितने भी क्रिकेटर के बुक हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में कोशिश करूंगा लाने की। ठीक है, तो ऑर्थर हिले द्वारा एयरपोर्ट लिखा गया है, दांते द्वारा डिवाइन कॉमेडी लिखा गया है, प्लेटो द्वारा रिपब्लिक लिखा गया है, नवीन चावला के द्वारा मदर टेरेसा लिखा गया है, सचिन तेंदुलकर का प्लाइंग इट माई वे लिखा गया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला और 5th क्वेश्चन आपके सामने है कि विच डे इज कॉल्ड एज कैंसर सोलिस्टिक। किस दिन को हम लोग कैंसर सोलिस्टिक डे के रूप में मनाते हैं। पहला है 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, या फिर 21 मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसके बारे में ज़रा। 21 जो जून है इसको हम लोग कैंसर सोलिस्टिक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कैंसर सोलिस्टिक कहा जाता है। 22 दिसंबर को ही
कैप्रिकॉन सोलिस्टिक कहा जाता है। ये दोनों अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन में आ जाता है। कैंसर को 21 जून, 22 दिसंबर को कैप्रिकॉन और 23 सितंबर को एटर्नल इक्विनोक्स कहा जाता है और 21 मार्च जो कि है वर्नल इक्विनोक्स कहा जाता है। 24 से 2 है, 21 जून और 21 मार्च। तो जून में कैंसर सोलिस्टिक और मार्च में वर्नल इक्विनोक्स कहा जाता है, ठीक है, इक्विनोक्स। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच डिग्री इज नोन एज टेम्परेट जोन। हमारी पृथ्वी को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। तो आपके सामने ऑप्शन पहले ही है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, या फिर 30 डिग्री से 45 डिग्री, या फिर 45 डिग्री 66 डिग्री, या फिर 66 से 90 डिग्री, ठीक। आइए देखते हैं, मैं इस तरीके से आपको समझा दूँ तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा अर्थ है, ठीक। इस अर्थ को अब एक हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर, जिसे 0 डिग्री कहा जाता है। अब यहाँ से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, ठीक। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है। तो यहाँ से इस इक्वेटर से, जिसे 0 डिग्री कहा जाता है, यहाँ से 30 डिग्री ऊपर इस साइड में और 30 डिग्री साउथ साइड में, इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसी को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। क्या कहा जाता है इसको, ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है, ठीक है। अब 30 डिग्री दोनों ऊपर हो गया, तो 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री तक, यहाँ तक 45 डिग्री, और 30 डिग्री यहाँ था ही, ये 30 डिग्री, अब 45 डिग्री दोनों साइड में, यानी ये साइड और ये साइड, इन दोनों को कहा जाता है सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ को ट्रॉपिकल जोन, और 30 डिग्री से 45 डिग्री तक सब ट्रॉपिकल जोन। अब 45 से लेकर के 66 डिग्री बोथ साइड, 45 से 66 डिग्री तक जो है नॉर्थ और साउथ में, इनको कहा जाता है टेम्परेट जोन, ठीक है। ये टेम्परेट जोन होते हैं। और 66 से लेकर के 90 डिग्री तक, यानी ऊपर तक, इन जोन को क्या कहा जाता है, पोलर जोन कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है, या फिर एक बार आप समझा दें। देखिए भाई, यहाँ ये रहा 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये दोनों को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन। इसके बाद में 30 से लेकर के 45 तक सब ट्रॉपिकल, और 45 डिग्री से लेकर के 66 तक जो है टेम्परेट जोन, और 66 से लेकर के 90 डिग्री तक क्या जाता है आपका, पोलर जोन कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला और 7वां क्वेश्चन आपके सामने है कि वेयर इज द सरदार पटेल स्टेडियम सिचुएटेड। इसके पहले हमने किसका स्टेडियम पढ़ा हुआ था, लगभग 5 लोगों के या 4 लोगों का पढ़ा था, जो कि क्वेश्चन के रूप में आपसे लाल बहादुर शास्त्री का पूछा गया था। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, आपके ऑप्शन ज़रा देख लीजिए, अहमदाबाद, फरीदाबाद, ग्वालियर और विशाखापट्टनम, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पाया जाता है, तो जरा सा देख लेते हैं भाई टेबल रूप में। सरदार पटेल स्टेडियम जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये अहमदाबाद में सिचुएटेड है। ये किसके लिए है भाई, क्रिकेट के लिए है ना, सरदार पटेल अहमदाबाद क्रिकेट के लिए है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री का स्टेडियम कहाँ है, जो कि क्वेश्चन पहले हो चुका है। अगला देख लेते हैं, अगला है नाहर सिंह स्टेडियम, ये जो है फरीदाबाद में है और ये भी क्रिकेट के लिए है, ठीक है। सरदार पटेल अहमदाबाद, नाहर सिंह फरीदाबाद, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और क्रिकेट के लिए फेमस है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, आपके लिए मैंने एक स्टेडियम बताया है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, एक इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम करके है, ये विशाखापट्टनम में पाया जाता है, ठीक है। और ये किसके लिए है, क्रिकेट के लिए है। क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूप सिंह स्टेडियम जो है वो किस खेल के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट के लिए है और ग्वालियर में है, ठीक है। 4 स्टेडियम आज आपको बता दिए, इसके पहले भी 4 स्टेडियम बताता हूँ, 8 स्टेडियम आपको लर्न होने चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ कोलकाता। जब हमारे यहाँ ब्रिटेन लोग थे तो उन्होंने अलग अलग जगह के, कुछ ब्रिटेन ने किया, कुछ मुगलों वालों ने किया, अलग अलग सिटीज़ का स्थापना किए हुए हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाउंडर कौन सी सिटी या किसी भी स्टेट के जो फाउंडर हैं वो कौन कौन से हैं। कोलकाता के लिए पूछ रहा है कि जॉब चार्नक, राजा भोज,
एडविन लेंटिन या फिर अहिल्याबाई होलकर। इन चारों के द्वारा ही किया गया है। कौन कौन से ऐसे स्टेट या सिटीज़ हैं जिनका इन्होंने फाउंडर किया हुआ है, टेबल के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए भाई, कोलकाता का जो फाउंडर है वो कौन है? जॉब चार्नक। ठीक, जॉब चार्नक कौन है? इन्होंने कोलकाता का स्थापना किया हुआ है। ठीक, राजा भोज के द्वारा जो है अपना मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है उसका फाउंडर कौन है? राजा भोज हैं। इनके द्वारा भोपाल की स्थापना की गई है। एडविन लेटियन, एडविन लेटियन के द्वारा जो है न्यू दिल्ली, जिसे अपना भारत का राजधानी कहा जाता है, इसकी स्थापना इन्होंने किया हुआ है। अहिल्याबाई होलकर, इनके बारे में अगर आपको पता होगा तो इन्होंने जो है मध्य प्रदेश के अंदर एक सिटी है जिसे स्वच्छ सिटी कहा जाता है। पूरे भारत में सबसे स्वच्छ इंदौर को ही माना जाता है। तो इंदौर की स्थापना किसने किया था? अहिल्याबाई होलकर ने। 4 स्टेट आपके सामने हैं, इसको याद कर लीजिए कि इसकी जॉब चार्नक के द्वारा कौन किया गया है भाई? जॉब चार्नक के द्वारा कोलकाता, राजा भोज के द्वारा भोपाल, एडविन लेटियन इनके द्वारा न्यू दिल्ली, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इंदौर की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग इन अ सिंगल स्टेट। सिर्फ एक राज्य में बहने वाली कौन सी नदी है जो कि सबसे बड़ी है? ठीक, आपके सामने है लूना रिवर, नर्मदा रिवर, गोदावरी रिवर या फिर गंगा रिवर। ये चारों नदियाँ किस चीज़ से रिलेट करती हैं वो आपके सामने मैं कर रहा हूँ। देखिए भाई, अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो लूना लूना रिवर है, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग इन सिंगल स्टेट, जो कि आपका क्वेश्चन बन रहा था। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा भाई आपका? लूना रिवर। ये एक स्टेट में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगला है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये किस चीज़ के लिए है? दिस इज द लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग वेस्ट, पश्चिम दिशा में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन है? नर्मदा। आप मेरे को बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट की साइड में बहती हैं। ठीक, अगला रिवर है गोदावरी रिवर, जो कि है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिसुलर इंडिया में सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है कौन है? गोदावरी है। और लॉन्गेस्ट रिवर जो है पूरे भारत में भाई वो कौन सी है? सबको पता है, ये गंगा रिवर है। ठीक है, आगे देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्रेव ऑफ जगजीवन राम। इसके पहले भी समाधि स्थल पे हमने वीडियो बनाया है जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें इंदिरा गांधी का था। आज आपके सामने पूछ रहा है कि जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? तो समता स्थल, शांतिवन, एकता स्थल या फिर चैत्र भूमि। ठीक, देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझिए भाई। जगजीवन राम, ये सारे जो हैं जितने भी लोग हैं सभी के सभी जो है प्रधानमंत्री कुछ रहे हैं, कुछ राष्ट्रपति रहे हैं, जिनकी समाधि स्थल बनाई गई है और उसको नाम दिया गया है। तो जगजीवन राम जी की जो समाधि स्थल है उसे समता स्थल के नाम से हम लोग जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उनका समाधि स्थल है उसे शांतिवन कहा जाता है। ज्ञानी जैल सिंह ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इनके जो समाधि स्थल है उसको एकता स्थल कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है उसे चैत्र भूमि कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनका क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ 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 इसको याद कर लीजिए। ठीक, जो पिछला क्वेश्चन रहा है कि इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल रहा है वो कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। ठीक है, आज ये आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपसे निवेदन है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपके क्वेश्चन की रिकवरिंग होती जाएगी, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।